हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो बच्चों, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन इन प्लांट। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, और जो भी आपको डाउट्स निकले होंगे वो आपने मेंशन किए होंगे कमेंट सेक्शन में। उसी के आगे हम डिटेलिंग स्टडी करने जा रहे हैं आज एरोबिक रेस्पिरेशन की, और उससे रिलेटेड जितने भी स्टेप्स उसके अंदर आएंगे उनकी भी हम ब्रीफिंग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि एग्जैक्टली व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, टोटल कितने स्टेप है आपको, अगर टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, ठीक। सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, ठीक। थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं टीसीएस साइकिल। फोर्थ स्टेप है बच्चों ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और फिफ्थ स्टेप है इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो टोटली 5 स्टेप्स जिसमें हमारी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी एग्जैक्टली लोकेशन की, कि कौन सी साइकिल किस जगह पे सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है। सो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ परफॉर्म होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। अभी मैंने डायरेक्ट दिया हुआ है, ये आप डायरेक्टली पढ़ लेंगे तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने में क्या होगी, हेल्प होगी, कि कौन सी साइकिल किस जगह पे सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस है बच्चों, कहां चल रही है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। फिर जो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम आप देख रहे हो, ये इसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन का मतलब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक स्टेप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो इसीलिए इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। और बच्चों ये कहां परफॉर्म होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां परफॉर्म होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। देन टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। टीसीए का फुल फॉर्म बच्चों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं मेंशन कर दे रही हूं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्रेब साइकिल। कहां चलती है बच्चों, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जिन्हें नहीं पता है मैट्रिक्स क्या होती है वो भी देख लें। सपोज ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का, ये जो आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है, ये फोल्डिंग जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसी के बीच में सेंटर रीजन में जो फ्लूइड आपको दिख रहा है, जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं येलो कलर के, वो पूरा रीजन जो है उसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। और बच्चों उसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको हम, मैट्रिक्स, ठीक। सो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की बच्चों आउटर मेम्ब्रेन। ये जो फोल्डिंग आपको दिख रही है पिंक कलर की, ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जब फोल्ड होती है तो फिंगर लेग प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, ठीक। और अंदर है आपका मैट्रिक्स मींस ग्राउंड सब्सटेंस। सो मैट्रिक्स में परफॉर्म होती है बच्चों कौन सी साइकिल, क्रेब साइकिल, ठीक है। फिर आपको पूछना है ईटीएस कहां चलती है, ईटीएस चलती है बच्चों क्रिस्टे वाले रीजन में और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको जो पिंक रीजन दिख रहा है, ये पूरा रीजन जो इसमें कौन सी साइकिल चलती है, इसमें वर्क करती है हमारी ईटीएस, ठीक है। और देन लास्ट है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बच्चों ये कहां पे वर्क करती है, ऑक्सीजोम्स, जिनको हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल। तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। देखिए, अब ये जो रीजन है ना फोल्डिंग वाला, यहीं पे आपको इस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा,
और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। ठीक है, सो जो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है क्रिस्टल वाले रीजन के सरफेस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम, उसी को हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल। सो यहाँ पे परफॉर्म होती है हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो ईडीए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में परफॉर्म होती है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करती है ये, एसिटिल कोएंजाइम ए का। ठीक है, टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे वर्क करती है बच्चों। ईटीए साइकिल जो है वो क्रिस्टल वाले रीजन पे वर्क करती है, या फिर कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और लास्टली बच्चों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पे चलती है, ऑक्सीजोम्स में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल। इन्हीं को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, मेंशन कर दी रही हूं मैं। ऑक्सीजोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ठीक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों क्या होता है, क्या पढ़ा आपने, क्या सीखा। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, और सबसे पहला स्टेप है उसका ग्लाइकोलाइसिस। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा अगला स्टेप देखिए, ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, ईएमपी। ईएमपी का फुल फॉर्म क्या है, एम्बिडन मेयर ऑफ पार्नस। बच्चों ये 3 साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे डिस्क्राइब किया था, और इन्हीं के नाम पे ये साइकिल का नाम भी रखा गया है। आप ग्लाइकोलाइसिस भी बोल सकते हो और ईएमपी पाथवे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन फेज फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये लाइन, ये टर्म्स क्या बोल रहे हैं, देखो अभी आप ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल पढ़ोगे पूरी, आप उसमें देखोगे पूरी रिएक्शंस में जितने भी स्टेप है, टोटल 10 स्टेप्स हैं, पूरे के पूरे 10 स्टेप में कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है। तो जब कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूज नहीं हुआ है तो हम एनारोबिक बोल सकते हैं इसको, हो सकते हैं ना, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि अभी आपने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन जो स्टार्ट हो रहा है उसका पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस कहां परफॉर्म होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में। सो इट इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बट इट परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि पूरे रिएक्शन में आप देखोगे जब जितने भी इक्वेशंस आप पढ़ोगे किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन का कोई भी यूज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको बोला गया है कॉमन फेज फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है, इट इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन but in whole process O2 is not used, that's why हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, anaerobic respiration। क्लियर है टर्म। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में पूरी बायोकेमिकल रिएक्शन जो परफॉर्म होती है सेल के साइटोप्लाज्म में, उसमें कितने स्टेप है बच्चों, 10 स्टेप्स है। ठीक है, फिर इन ग्लाइकोलाइसिस neither consumption of oxygen nor liberation of CO2 take place। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया कि इस पूरी ग्लाइकोलाइसिस में O2 का कंजप्शन नहीं होता है। ठीक है, ना O2 यूज हो रही है ना CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन ग्लाइकोलाइसिस 1 ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड कितने कार्बन कंटेन करता है, आप कहोगे 3 कार्बन। क्लियर है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन फॉर्म्स 4 ATP। व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये टर्म अभी आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, बट ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, देखो बच्चों ध्यान सुनना, जब सबस्ट्रेट डायरेक्टली एनर्जी रिलीज करता है फॉर एडिशन ऑफ फॉस्फेट,
जब कोई भी सबस्ट्रेट डायरेक्टली एनर्जी रिलीज करता है फॉर एडिशन ऑफ फॉस्फेट, सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फिर समझे, when the substrate releases energy for phosphorylation of ADP, ठीक है, अब ADP है, ठीक है, अब इसमें क्या चीजें ऐड होंगी, आपको होगी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो जो ADP है बच्चों को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में, और इसी पूरे स्टेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन। समझ में आया व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? ठीक है, सो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, एडीपी में जब हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड किया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एटीपी का। अब यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसमें जो सबस्ट्रेट है वो डायरेक्टली एनर्जी रिलीज कर रहा है फॉर एडिशन ऑफ फॉस्फेट। सो बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? क्लियर है? ओके फिर अगला पॉइंट देखिए, ग्लाइकोलाइसिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोलाइसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म, ठीक है, और कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट लिंक विद एनाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड अमीनो एसिड। क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो किसको लिंक कर रही है, लिंक हो रही है, आप हो गए फैट के एनाबॉलिज्म से, मतलब फैट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। एनाबॉलिज्म कैसी रिएक्शंस होती है, लास्ट में पढ़ाया था, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हो रही है, कोई चीज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और जब कोई चीज प्रोड्यूस होगी तभी तो वो चीज ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टर्म के यूज किया गया ऑक्सीडेटिव एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रीसिंथेसिस। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट पीजीएल, पीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉस्फो ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीजीएल, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, लेटर फॉर्म्स फैट और लिपिड। तो अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो लिंक हो रही किसके साथ, एनाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड अमीनो एसिड। ठीक है, और इंटरमीडिएट जो पीजीएल है, जब ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन पढ़ोगे तो पीजीएल का फॉर्मेशन होगा, वो भी सेंटर में। वो जो पीजीएल है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है आगे चल के, ग्लिसरॉल का, और वो ग्लिसरॉल आगे चल किसका फॉर्मेशन करेगा, फैट और लिपिड्स का। ठीक है, क्लियर है? अभी आगे रिएक्शन देखेंगे तो आपको बताएंगे। अब देखिए अगला पॉइंट, पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करती है, सीरीन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, एलानिन। ये तीन चारों आपको क्या दिख रही हैं, ये चारों ही बच्चों अमीनो एसिड्स हैं। क्या है, अमीनो एसिड्स, जो किसका फॉर्मेशन करेगी आगे चल के, पायरुविक एसिड का। और पायरुविक एसिड को हम लोग पायरुवेट भी बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? फिर देखें, पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड is used for synthesis of serine, glycine, cysteine, alanine। ये चारों क्या है बच्चों, अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, जो किसका फॉर्मेशन करेंगे आगे चल के, पायरुविक एसिड का। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये रिपोर्ट बच्चों ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स, और ये साइड में दिए हैं उसके एंजाइम्स। ठीक है, आप ऐसा पढ़िए कि आपको अभी ही क्या करना है, लर्न भी करना, आपको समझना भी है, साथ में लर्न भी करना। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहां से हो रहा है बच्चों, ग्लूकोज से। ठीक, अब ये दिया गया ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक, अब देखो एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट।
इसी को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कौन सी एंजाइम यूज हो रही है? हेक्सोकाइनेज। सो हेक्सोकाइनेज वो एंजाइम है जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या कर रही है? फॉर्मेशन। ठीक है, और एडीपी जो है यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एडीपी का। सो अब देखिए एक फॉस्फेट निकला और वो फॉस्फेट आके ऐड हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज के 6 पोजीशन में फॉस्फेट क्या बच्चों? एडेड है। फिर देखिए अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आप कहोगे आइसोमेरिज्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। सो एंजाइम का नाम क्या है बच्चों? फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमेरेज। ठीक है, ये दी हुई एंजाइम्स भी। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। अब देखो बच्चों अगेन एडीपी जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एडीपी का। एक फॉस्फेट निकला और वो फॉस्फेट ऐड हो गया और किसका फॉर्मेशन हो गया? फ्रक्टोज 1,6 बाय या बेस फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम कौन सी यूज हो रही? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देन अब यहां देखिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फॉर्मेशन हो रहा है किसका? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, इसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है और एंजाइम यहाँ पे जो वर्क कर रही है उसका नाम है बच्चों एल्डोलेस। ठीक है, और साथ में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आप कहोगे डैप का। डैप का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डैप। अब डैप अगर फॉर्म होगा तो वो भी बच्चों कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ताकि रिएक्शन आगे क्या हो पाए? कंटिन्यू हो पाए। दोनों में से कोई बनेगा, पर रिएक्शन को जो कंटिन्यू करेगा वो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है? NAD से NADH2 बन रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और जहां पे भी रिडक्शन होगा, ठीक, वहां पे जो एंजाइम यूज होगी उस एंजाइम का नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस वर्ड बच्चों जहां पर भी आ जाए आप समझ लीजिए वहां पे NAD से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? NADH2 का, या फिर FAD से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? FADH2 का। तो जहां पर भी रिडक्शन होगा वहां पे जो एंजाइम यूज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? फिर अगला स्टेप देखिए, फिर यहाँ पे रिडक्शन हो गया तो यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड था, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? ग्लिसरिक एसिड का। और ग्लिसरिक एसिड को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? ग्लिसरेट। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरल या सॉरी बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट। ठीक है, देन फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एडीपी से एटीपी बन रहा है, मतलब फॉस्फेट यूज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? फॉस्फेट यूज्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो एडीपी था, एक फॉस्फेट इसमें ऐड हो गया, क्या बन गया? एडीपी। तो यहाँ पे कितनी पोजीशन पे फॉस्फेट लगा है? आप कहोगे 2, फर्स्ट पे भी लगा थर्ड पे भी लगा है। अब जब एक फॉस्फेट यूज हो गया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बचा, क्या बचा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? देन एंजाइम कौन सी यूज हुई है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज किसका फॉर्मेशन कर रहा है? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। देन कौन सी एंजाइम यूज हो रही है? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज ये बच्चों क्या करेगी? 3 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड था ग्लिसरिक एसिड पे, अब वो 2nd पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन एंजाइम है आपकी इनोलेस। जैसे ही एंजाइम लगेगी बच्चों वाटर रिलीज होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट
एसिड में, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे देखिए एडीपी से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी का। अब जो फॉस्फेट था वो यूज्ड हो गया, रिमेनिंग क्या बचा, पायरुविक एसिड। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है सारे के सारे बच्चों एंजाइम्स, और ये है सारे के सारे आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे पूरी रिएक्शन में, आप कहोगे 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने एटीपी हो रहे हैं बच्चों, 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। 2 NADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और 2 मोल पार्विक एसिड का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। सो ये है प्रोडक्ट, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस पे भी आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन मिल सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स क्या हैं। आपको अगर 2 ATPs का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 NADH का प्रोडक्शन हो रहा है, और 2 मोल पार्विक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1 NADH2 produces 3 ATP। एक NADPH कितनी ATPs कंटेन करता है, आप कहोगे 3 ATP, ठीक है। फिर बच्चों 1 FADH2 कितनी ATP प्रोड्यूस करता है, 2 ATP। 1 GTP कितनी ATP प्रोड्यूस करता है, 1 ATP, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलो काउंटिंग करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एटीपी यहाँ पे क्या है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे भी एटीपी क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। सिंथेसाइज कहां पर हो रहा है, एक इस जगह पे सिंथेसाइज हो रहा है और यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। तो टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए, आप कहोगे 4 प्रोड्यूस हुए, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो टोटल कितने हुए 4, ठीक। NADH देखो, एक आपको यहाँ दिख रहा है, एक NADH कितना दे रहा है, 3, तो 2 NADH कितना देगा, 6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, 2 NAD कितना प्रोड्यूस करेंगे, 6 ATP, ठीक है। और टोटल कितने ATP प्रोड्यूस हुए, आपको 4 ATP, ठीक। इनका टोटल करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 10 ATP। और 10 ATP में से 2 ATP बच्चों यहाँ पे क्या हो गए, यूज्ड हो गए। तो टोटल ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATPs का प्रोडक्शन हुआ, 8 ATPs, ठीक है। क्लियर है। तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP प्रोड्यूस हुए, आप कहोगे 8 ATP, ठीक। अब यही चीज बच्चों इक्वेशन पे लिखी हुई है, देखिए ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ठीक। 2 ADP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 NAD, ठीक। ये यूज्ड हुए, प्रोडक्शन किसका हुआ है, ये रहा बच्चों पायरुविक एसिड, ठीक है। देन वाटर, 2 ATP, 2 NADH और 2 हाइड्रोजन आयन। तो जो रिएक्शन में लिखा वही यहाँ पे उनके वर्ड्स में भी मेंशन है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है। सो ये बच्चों कंप्लीट पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन जरूर करिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, आप ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर ओवरऑल प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस में तो कितने इवेंट्स हो रहे हैं, सबसे पहला इवेंट है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू पायरुवेट, ठीक है। मतलब ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पायरुविक एसिड का। NAD से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NADH का। और ADP से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ATP। क्लियर है, याद रहेगा। फिर देखिए फेट ऑफ पायरुवेट, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये किस तरीके से, ठीक है, अपना फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसके लिए पहले स्टार्टर देखो, देखो इसको बहुत ध्यान से समझ लो, आपको पूरी थ्योरी एक बार में क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखो ग्लूकोज है, ठीक है बच्चों, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, या बोल सकते हो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, ठीक है। सो कौन सा प्रोसेस है, आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में 10 सक्सेसिव रिएक्शंस होती हैं जो ग्लूकोज से किसका फॉर्मेशन कर रही है,
2 मोल ऑफ पायरुवेट एसिड का। अब ये जो पायरुविक एसिड है, अगर उसको एरोबिक कंडीशंस मिली, अगर उसको O2 मिला और उसने CO2 रिलीज किया, तो किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटिल कोएंजाइम ए का। और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम में कौन सी साइकिल परफॉर्म करेगा? आप कहोगे क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल। और किसका फॉर्मेशन होगा? 4CO2 + 4H2 होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन किन में वर्क करती है? एनिमल्स में, प्लांट्स में और बहुत सारे माइक्रोबियल सेल्स में जो एरोबिक कंडीशंस में रखी जाती हैं। क्लियर? बट अगर हाइपोक्सिया हुआ या फिर एनारोबिक कंडीशन हुई, ऑक्सीजन नहीं मिली पायरुविक एसिड को, देन वो किसका फॉर्मेशन करेगा? इथेनॉल प्लस 2CO2 का। अब ये प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। किसमें होता है? फर्मेंटेशन हो रहा है, पायरुवेट से इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये किसमें होता है? आपको ईस्ट, ईस्ट में ये प्रोसेस वर्क करता है। ठीक है, सो जब फर्मेंटेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ O2, सो किसका फॉर्मेशन होगा? पायरुविक एसिड किसका फॉर्मेशन करेगा? आप कहोगे इथेनॉल का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक, दूसरा, हाइपोक्सिया और एनारोबिक कंडीशन में अगर ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? आप कहोगे लैक्टिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का। अब ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? आप कहोगे हमारी मसल्स में, आरबीसीज में, ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, समझ में आ गया? फिर सुन लीजिए, ग्लूकोज से बन रहा है पायरुविक एसिड। प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। कितने स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो रही है? 10 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। बट पायरुवेट को अगर आगे चल के O2 मिला, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा? एसिटिल कोएंजाइम ए का। और जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया, मींस क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो गई। और क्रेब्स साइकिल किसका फॉर्मेशन करेगी? वाटर और CO2 का। ठीक है, क्लियर है? अब ये नॉर्मल प्रोसीजर किन में चलता है? एनिमल्स में, प्लांट्स में और बहुत सारे माइक्रोबियल सेल में, और उन सेल्स में जिनको हम रखते हैं एरोबिक कंडीशंस में। ठीक है, बट अगर हाइपोक्सिया हुआ, ठीक है, या फिर एनारोबिक कंडीशन हुई, O2 नहीं है, उस केस में ईस्ट में फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है, इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक, और अगर हम बात करें किसकी? ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी की मसल्स में जब एनारोबिक कंडीशंस होती है बच्चों, तो किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का। आरबीसीज में किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। इसी की थ्योरी मैं आपको पहले बता रही थी, बट पहले मैंने आपको डायग्राम बताया इसीलिए ताकि आपको थ्योरी इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो, अभी आप पढ़ के आए हो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, तो पायरुविक एसिड जो है वो मूव कर जाएगा। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और वहां जाके किसका फॉर्मेशन करेगा? एसिटिल कोएंजाइम ए का। ठीक है, क्लियर है? और इस प्रोसेस में 1 मोल CO2 क्या होगा? रिलीज होगा। इस प्रोसेस में 1 मोल CO2 क्या होगा बच्चों? रिलीज होगा। ठीक है, और फिर जो एसिटिल कोएंजाइम है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किसमें? CO2 में, वाटर में, क्योंकि कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी? क्रेब्स साइकिल, मींस सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, क्लियर है? अभी जो पाथवे है वो किसको फॉलो कर रहा है? ग्लाइकोलाइसिस इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये प्रोसेस तभी चलेगा जब किसी भी प्लांट्स और एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस वर्क कर चुकी होगी। ठीक है, उसी का अगला स्टेप है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। और अगर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट हो गया, मींस पायरुविक एसिड इज एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीजेस CO2। ठीक है, देन स्टार्ट Krebs cycle for releases CO2 and water. Is it clear? देखिए अगला, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये कंडीशन कब होगी? जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में कम होगा।
ठीक है। कौन सी मसल्स में कम होगा? स्केलेटल मसल्स में जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी या ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा, सो वहां पे जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, और जब ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों? लैक्टिक एसिड का। ठीक है, क्लियर है? पहले बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस हुई, पर ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, तो हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल्स में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और उसका रिजल्ट है कि बॉडी में जो हमारी मसल्स हैं उनमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज ऑल्सो अकर इन, अब किन में देखा गया है? जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स उनमें ये प्रोसेस देखा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। किन में बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में, जिनमें जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऑक्सीजन की एब्सेंस में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, देन लास्ट है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखिए, कुछ माइक्रोब्स जैसे आपके ब्रीवर ईस्ट, ठीक है, अब ये जो ब्रीवर ईस्ट होते हैं ये पार्विक एसिड बनाते हैं, किससे? ग्लूकोज से। ठीक है, और बाद में एनारोबिक कंडीशंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इथेनॉल और CO2 में। ठीक है, ब्रीवर ईस्ट कौन से ईस्ट होते हैं? जो अल्कोहलिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अल्कोहलिक इंडस्ट्री आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है, जहां पे दारू बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? फिर देखिए, this is considered the most ancient form of the metabolism of glucose as observed in conditions where the oxygen concentration is low. So आपको याद रखना है, पहले के टाइम पे जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हुआ करती थी, वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता था? ग्लूकोज से। आप कहोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो फटाफट। सो बच्चों, आज हमारा ग्लाइकोलाइसिस फुल्ली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।